जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप ही है जिसके कारण भारत ने अपने ट्रेड रूट को बहुत बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल तक डाइवर्सिफाई कर दिया है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो भारत हर एक रीजन में घुस चुका है, किसी ना किसी तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, चाहे वो बायलेटरल इन नेचर हो, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, चाहे वो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, या कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो, या फिर स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स हो। अगर एक रफ फिगर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज के साथ भारत के ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं, और लगभग 30 प्लस कंट्रीज के साथ भारत के या तो एफटीए हो चुके हैं, या सीईटीए हो चुके हैं, या सीईपीए हो चुके हैं। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि रिसेंट में जो हमारे पास अपडेट आया है, द हिंदू का जो फ्रंट पेज का आर्टिकल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कंप्लीशन हो चुका है, नेगोशिएशन हो चुका है, ट्रीटी कंक्लूड हो चुकी है। मतलब आने वाले टाइम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी अतः पैसों की आमदनी होने वाली है, आदान प्रदान होने वाला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का। लेकिन यहां पर जितना फायदा भारत का है, आपको साफ बता दिया जाए, उतना फायदा न्यूजीलैंड को नहीं है, क्योंकि भारत ने अभी भी अपने कुछ सेक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है और डेयरी आ जाता है, जिसके कारण भारत को टैरिफ झेलना पड़ रहा है अमेरिका के नाम से। मतलब अमेरिका डोमिनेट करने का प्रयास लगातार कर रहा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने तरीके विकल्प पर ध्यान दिया, ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाशे, और आज यही है कि भारत ने अपनी पकड़ इंडो पैसिफिक रीजन में भी बना ली है। आपको ध्यान होगा, हफ्ते भर पहले लगभग ओमान के साथ भी हमने कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पैक्ट एग्रीमेंट किया, और ओमान के साथ एग्रीमेंट करने के बाद भारत खाड़ी में इस तरीके का समझौता करने वाला, मतलब इस तरीके के समझौते के साथ जिस देश के साथ वो कर रहा है ये समझौता, ओमान को मिला लिया जाए तो वो दूसरा हो चुका है। मतलब भारत ने गल्फ कंट्रीज में भी अपनी जो रीच है बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। और यहां पर देखिए, यहां पर जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है, कंक्लूड हो चुका है। इसको लेकर न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टोफर लक्सन, वो तो काफी खुश है, लेकिन यहां पर जो न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका नाम है विंस्टन पीटर्स, उनका साफ कहना है कि अगर न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज नाइदर फ्री नॉर फेयर, और यहां पर इमिग्रेशन को लेकर उन्होंने एक बड़ा कंसर्न रेज किया है। न्यूजीलैंड भले ही खुद को कितना ही अच्छा अव्वल देश बोल ले, लेकिन इमिग्रेशन के नाम से, इंडियंस के नाम से न्यूजीलैंड बहुत छिड़कता है। न्यूजीलैंड की जो अपने आप में इमिग्रेशन से रिलेटेड पॉलिसी है, बहुत ज्यादा वहां पर माहौल बहुत खराब चल रहा है। काफी सारे ऐसे एक्ट्स भी हुए जो रेसिज्म को भी यहां पर प्रमोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वहां पर चलता ही है, और अभी कुछ टाइम से काफी ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज भी न्यूजीलैंड में चल रहे हैं। तो अपने आप में वहां देखा जाए तो इंडियंस के लिए थोड़ा खतरे वाली बात तो है, लेकिन फिर भी खतरे वाली बात इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड यह चाहता है कि वो जो न्यूजीलैंड है वो फर्स्ट फॉर न्यूजीलैंड ही रहे, उसके सिटीजन्स के लिए ही रहे, वहां के जो नेटिव है उनके लिए ही रहे। लेकिन इमिग्रेशन को जिस तरीके से यहां पर भारत ने पुश किया है, वो अपने आप में न्यूजीलैंड के लिए कंसर्निंग है, इसलिए ये स्टेटमेंट आया है और आज हम ये कवर करने वाले हैं। फिलहाल यहां आपको ध्यान देना है कि जो हेडिंग से हमारे पास कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने जो ट्रीटी कंक्लूड की है, उसमें लगभग $5 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड होगा, इसे डबल करने का प्रयास किया जाएगा। और यहां पर न्यूजीलैंड ने जो कमिट किया है कि अगले 15 साल तक न्यूजीलैंड भारत में वाया द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। अपने आप में काफी ह्यूज है। भारत ने भी जो एग्रीमेंट किया है, भारत को और भारत के प्रोडक्ट्स को अतः फायदा है, लेकिन फिर भी भारत ने अपना जो मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर है, एग्रीकल्चर और डेयरी, उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज फिर से नहीं किया है। अब इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप अगर हमारे ऊपर 50% का टैरिफ नहीं अनाउंस करते, तो हो सकता है कि हम इतने सारे अल्टरनेटिव रूट्स को नहीं तलाशते। वो तो भला हो ट्रंप साहब का, पीस पुरुष ट्रंप साहब का, कि भारत ने ट्रेड रूट को तलाशा। क्या अफ्रीका, क्या गल्फ कंट्रीज, क्या एशिया, क्या इंडो पैसिफिक रीजन, भारत आज सबके साथ ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है। ट्रेड डील कंक्लूड हो चुकी है। ऐसे समझिएगा कि ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज के साथ भारत की डील्स चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है। 30 प्लस कंट्रीज के साथ या तो एफटीए हो चुका है, सीईटीए हो चुका है, सीईपीए हो चुका है, या स्ट्रेटेजिक लेवल पर टॉक्स चल रही है, लेकिन चल रही है। मतलब यह है कि भारत ने एक देश के ऊपर निर्भरता खत्म कर दी है, और सारे देशों के साथ भारत की किसी न किसी प्रकार की डील चल रही है। तो आइए इसको पूरा समझते हैं। फिलहाल इससे रिलेटेड जो न्यूज है, अगर आपको किसी भी तरीके के और फर्दर अपडेट्स चाहिए हो, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, नेशनल इश्यूज से रिलेटेड, या करंट अफेयर क्लासेस से रिलेटेड, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां अगर आपको सारे के सारे अपडेट मिल जाएंगे। अब यहां देखिए, क्रिस्टोफर लक्सन की जब मैं आपको बात कर रहा था कि वो तो काफी खुश है ना, उनका जो स्टेटमेंट है, वी हैव कंक्लूडेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया, दिस विल ओपन डोर्स फॉर व्हाट, न्यूजीलैंड फार्मर्स, ग्रोवर्स, बिजनेस, boosting export, creating job, lifting incomes to help all
किवीज गेट अहेड। लेकिन इसी बीच जो न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है विंस्टन पीटर, उनका जो स्टेटमेंट है वो भी सुना देता हूं आपको। न्यूजीलैंड फर्स्ट इज रेगुलेटिवली अपोज्ड टू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस्ड टुडे। अब न्यूजीलैंड फर्स्ट वहां की वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ मिलकर क्रिस्टोफर लक्सन और ये सरकार चला रही है। वी कंसिडर द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू बी नीदर फ्री नॉर फेयर। रेगुलेटिवली दिस इज अ बैड डील फॉर द न्यूजीलैंड पॉइंट ऑफ व्यू। इट गिव्स इट टू मच अवे स्पेशली ऑन द इमिग्रेशन। अब टू मच अवे स्पेशली ऑन द इशू ऑफ इमिग्रेशन का मतलब यह है कि यहां पर भारत और न्यूजीलैंड के जो बीच में डील हुई है उसमें 5000 अप्रॉक्स इंडियंस को अप्रॉक्सिमेटली एनुअली वीजा दिया जाएगा जो 3 साल तक रह सकते हैं। यही चीज इनको बर्दाश्त नहीं हुई है। और यहां पर देखिए एक ट्विटर अकाउंट से मैंने ये पोस्ट लिया है क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ को कमेंट्स दिखने वाले हैं अगर भारत के रेफरेंस की बात की जाए। हेट्रेड है एक प्रकार से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड वासियों को क्या सोचना है। वैसे तो 100 में से ये हो सकते हैं 50 हो 60 हो, लेकिन अपने आप में अगर इनका वेटेज भी ज्यादा है तो ये कंसर्निंग है। यू हैव ओपन द न्यूजीलैंड बॉर्डर्स एंड इनवाइटेड इन अ होर्ड ऑफ अनस्किल्ड थर्ड वर्ल्ड इमिग्रेंट्स। ये भारत के रेफरेंस में बोला गया है, गंभीरता से सुनिए। हु डू नॉट शेयर अवर वैल्यूड एंड कल्चर रिजाइन सिंडी बॉय लक्सन को बोला है। इसके साथ ही जो वहां का एक ऑफिशियल पेज है न्यूजीलैंडर नाम का, उनने भी बोला है वी डू नॉट वांट एनी मोर इंडियंस इन द कंट्री। दे आर ऑलरेडी अराइविंग विथ फॉल्स क्वालिफिकेशन, हैव करप्टेड द ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम एंड आर परेडिंग थ्रू द स्ट्रीट विथ स्वॉर्ड्स एंड डैगर्स। तो यहां पर ये स्वॉर्ड्स एंड डैगर्स मतलब न्यूजीलैंड भी बहुत लंबे समय से खालिस्तान से रिलेटेड इशू को परेशान चल रहा है, झेल रहा है। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही न्यूजीलैंडर्स वर्सेस खालिस्तान के बीच में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसने भी पूरी सुर्खियां बटोरी है। वो भी कह रहे हैं कि यहां से आप चले जाइए। मतलब कुल मिलाकर यहां पर जो पूरा एक सिनेरियो चल रहा है वो अगेंस्ट इंडिया ही है, इमिग्रेशन को लेकर है। ये मतलब नहीं है कि वो कोई टाइज नहीं रखना चाहते, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखना चाहते, लेकिन न्यूजीलैंड ये चाहता है कि जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ जैसा न्यूजीलैंड में चल रहा है, इमिग्रेशन को लेकर उनका लैंड यूज किया जा रहा है, तो उससे वो परेशान हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ कल्चर, उनकी वैल्यूज शेयर नहीं करते। ये उनका खुद का मसला है। लेकिन इसी बीच जो हमारे लिए ट्रेड डील हुई है हम जरा अब उसे समझते हैं। अब देखिएगा यहां पर जो हमारे पास अभी अपडेट है उसके हिसाब से भारत और न्यूजीलैंड ने कंक्लूड कर ली है नेगोशिएशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से। अब देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब 2 देशों के बीच में अब सबसे कम टैरिफ आपको देखने को मिलेगा और इसके हिसाब से ऑलमोस्ट डबल किया जाएगा बायलैटरल ट्रेड को अप टू द $5 बिलियन का। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट जो ट्रेड चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वो अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन इसे आने वाले टाइम में डबल किया जाएगा। और इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने यह कमिट किया है कि इन द अपकमिंग ईयर्स, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स का टाइम है यहां पर, 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया करेगा कौन? न्यूजीलैंड भारत में। लेकिन यहां पर अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो सबसे अच्छा एक पैक्ट है जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है वो लेबर मोबिलिटी को लेकर है, स्पेशली फॉर द इंडियन प्रोफेशनल्स। और जब अपन इंडियन प्रोफेशनल्स की बात करते हैं मतलब यहां पर भारतीय प्रोफेशनल्स में जो टेक प्रोफेशनल्स है, मेडिकल प्रोफेशनल्स है, उनको आने जाने में अब आसानी होगी क्योंकि यहां पर इमिग्रेशन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया थोड़ा लिबरल कर दिया गया है, जिसको लेकर विंस्टन पीटर ने सवाल खड़े करे हैं। अब अगर बात की जाए तो देखिए ये जो ट्रेड डील है इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर है ट्रेड और टैरिफ लिबरलाइजेशन का। टैरिफ लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि भारत को यहां पर टैरिफ फ्री एक्सेस मिलेगा और वहीं न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट 95% एक्सपोर्ट्स में टैरिफ फ्री एक्सेस मिलेगा। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को अछूता रखा है। मतलब भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, लेकिन हाँ न्यूजीलैंड के बाकी प्रोडक्ट्स भारत में बिल्कुल फ्रीली आ सकते हैं। और यही बताता है कि भारत के लिए अभी भी उसके किसान, उसका जो डेयरी सेक्टर है वो कुछ ऐसा है कि उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, बहुत सेंसिटिव है। और यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए इन्वेस्टमेंट पुश के हिसाब से न्यूजीलैंड ने कमिट तो कर दिया है, लेकिन ये 15 साल का कमिटमेंट है जिसमें $20 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाला है। लेबर मोबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 5000 टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट वीजा एनुअली जारी किया जाएगा न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर 3 साल तक रुकने की इजाजत दी जाएगी भारतीय प्रोफेशनल्स को। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि यहां पर भारत ने जो न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं उसमें सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो दीज ऑल आर व्हाट? लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स मतलब भारत ने न्यूजीलैंड के साथ कुछ इस तरीके की ट्रेड डील करी है जिसमें भारत का पूरा लेबर श्रम निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर टेक्सटाइल्स है, टेक्सटाइल्स के अलावा लेदर है, फुटवेयर है,
जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इसमें ऑटोमोबाइल मशीनरी दोनों आ जाती है। और अगर आज देखा जाए तो ये वो सेक्टर है जिसमें हमारा एमएसएमई डिपेंड है। और अगर आज की डेट में कहा जाए कि अगर इंडियन इकोनॉमी की कोई बैकबोन है तो वो भारत का आज के समय में एमएसएमई सेक्टर है। और आपको ध्यान होगा इसी एमएसएमई सेक्टर को आधार बनाते हुए भारत एक सेपरेट चैप्टर को ही इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया है अपनी हर एक प्रकार की ट्रेड डील्स में। और यही भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि भारत वाया द एमएसएमई अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट कर रहा है। और यहां पर एमएसएमई भारत का सबसे बड़ा अभी तक का लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब इसको जितना फायदा होगा उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भारत में क्रिएट होगी, भारत की इकोनॉमी उतनी ज्यादा अच्छी बनेगी। और देखिए एमएसएमई सेक्टर में आज के समय में स्टार्टअप्स भी बहुत हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए पूरी विन विन सिचुएशन अगेन बन चुकी है। जियोपॉलिटिकल ट्रेड हेज के हिसाब से देखा जाए तो भारत न्यूजीलैंड के माध्यम से अब एकदम फर्म उसका स्टैंड हो चुका है इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी हमारा एक एग्रीमेंट हो चुका है, बस बचा था न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी एक बड़ा मार्केट है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि देखा जाए तो भारत को तो वैसे भी अपने ट्रेड रूट्स को डाइवर्सिफाई करना है। न्यूजीलैंड के रूप में एक उसे अच्छा बेहतर कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिल सकता है। अब देखिए अगर इंप्लीकेशंस की बात की जाए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा जो एक मार्केट एक्सेस ओशिनिया में खुल रहा है ये अल्टीमेटली हमारे एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग हो जाएगा। देखा जाए उल्टा तो यहां पर चाइना का डोमिनेंस आपको कम देखने को मिलेगा अगर भारत अपनी पकड़ इंडो पैसिफिक रीजन में बनाता है। और अगर नहीं बनाएगा तो जो वैक्यूम जनरेट होगा उसमें चाइना घुस जाएगा। इसलिए हमारी भी ये मजबूरी है कि इससे पहले चाइना पहुंचे हम ही पहुंच जाए। देन यहां पर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स की बात की जाए तो देखिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन प्रोफेशनल्स को अब न्यूजीलैंड भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन टाइप ऑफ सर्विसेज से न्यूजीलैंड ने हमारे लिए थोड़ी अच्छी कर दी है। 5 साल टेम्पररी एनुअल वीजा मिलेगा जो कि 3 साल तक का स्टे है, तो अपने आप में बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेगी। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाए तो यहां पर देखिए डोमेस्टिक सेंसिटिविटी को ध्यान में रखा गया है। भारत ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, बस यही कुछ न्यूजीलैंड के जो पॉलिटिशियन उनको चुभ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी एग्रीकल्चर और डेयरी में अव्वल नंबर का देश है। वो चाहता है कि भारत के रूप में उसे वो एक कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट मिल जाए। लेकिन जब हमने अमेरिका को साथ नहीं किया, इमेजिन करिए जब हमने अमेरिका के साथ नहीं किया, तो फिर क्या हम 1 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए इस मार्केट को खोल सकते हैं? कतई नहीं। यहां पर हम बिल्कुल भी अनकॉम्प्रोमाइजिंग मोड में हैं जब एग्रीकल्चर और डेयरी की बात आती है। नाउ अब अगर देखा जाए तो देखिए ये जितने भी एफटीएस होते हैं ये सब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के अंतर्गत होते हैं। आर्टिकल 73 कहने का मतलब यह है कि एफटीए रिलेटेड डिसीजन, सीईटीए रिलेटेड डिसीजन, सीईपीए रिलेटेड डिसीजन या फिर किसी भी तरीके के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की जब बात आती है तो ये सिर्फ किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर किसी तरीके के नए लॉस क्रिएट करने हैं रिलेटेड टू कस्टम्स, तब उस स्थिति में उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहां पर पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी हो जाता है। और बस इस आर्टिकल में, इस तरीके के आर्टिकल्स में यही सबसे काम की चीज है, क्योंकि अगर आपको लॉज में कुछ अमेंड करना है तो जाहिर सी बात है कस्टम्स की बात आ रही है तो कस्टम्स में फिर आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। फिर भले ही देखिए, फिर भले ही अगर कोई भी 2 देश के बीच में किसी भी प्रकार की चर्चा हो रही है, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हो, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स हो, ये सारे के सारे वैसे भी सरकार ही लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि एफटीए कंप्लीटली यूनियन गवर्नमेंट के, है ना, यूनियन गवर्नमेंट के हिस्से में ही आता है। अब यहां पर फिर भी बात की जाए तो देखिए भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। अब देखिए अगर एक अच्छा खासा बैलेंस एफटीए मार्केट मिलता है, अगर भारत अपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है तो ये हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप देखेंगे इस पूरे एग्रीमेंट में इन्वेस्टमेंट प्लस मोबिलिटी को ध्यान में रखा गया है, मतलब सिर्फ टैरिफ के ऊपर बातचीत नहीं करी है, यहां पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर मोबिलिटी होता है मतलब भारत के प्रोफेशनल्स को एक अच्छा मार्केट आने वाले टाइम में मिल सकता है। और यही भारत की जो एक एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी है उसको बूस्ट करेगा, भारत को और भारतीयों को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएगा, क्योंकि हमारे लिए और बेटर मार्केट्स यहां पर खुलते हुए नजर आएंगे। और देखिए जो मैंने आपको बोला कि वैसे भी एमएसएमई आज का भारत का क्या बन चुका है, इकोनॉमी का बैकबोन। तो अल्टीमेटली हमारे लिए ये एक विन विन सिचुएशन टाइप ऑफ डील है। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस डील से कितना संतुष्ट हैं, आप क्या समझते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देखिए
अमेरिका के टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद हमें वैसे भी बेटर ऑप्शंस को तलाशना है, लेकिन फिर भी अगर आज के समय में भारत 170 प्लस कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा एक आत्मनिर्भर का जो मॉडल है वो भी बूस्ट हो रहा है। और ये रिकॉर्ड लेवल की बात बता रहे हैं, जितना ज्यादा भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना कम हमारा ट्रेड डेफिसिट होता जाएगा। मतलब एक भारत वो भारत था जहां पर सुई भी बाहर से आती थी, और एक वो भारत आज वो भारत है जो सब देशों के साथ अपने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक अच्छी पहल रहने वाली है। लेकिन फिर भी कमेंट करके आपको आपका व्यू जरूर बताना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।